नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोग वीडियो सेशन को स्टार्ट करें उसके पहले प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा इस सेशन को यानी कि इस वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर कर दें। और एक सूचना मैं आपको दे दूं कि दरअसल 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक के करंट अफेयर्स को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में विदाउट एक्सप्लेनेशन यानी कि बिना व्याख्या के सिर्फ बहुविकल्पीय फॉर्म में हमने क्विक रिवीजन के फॉर्म में इसको करा दिया है। संडे को ये वीडियो दरअसल क्या हुआ है, रिलीज हो गया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप लोग क्या करिए, जाके फटाफट उसको आप रिवीजन कर लीजिए, यानी कि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जिस प्रश्न में आपको दिक्कत होगी तो आप उसके ऊपर डेट लिखी रहेगी, उस डेट वाले सेशन में आप जाकर के यानी कि जो हमने डेली कराया है वीडियो उसमें आप जाइएगा तो उसकी व्याख्या आपको वहां से बखूबी मिल जाएगी। ठीक है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा। इसके अलावा आज आपको एक सूचना देनी थी, हालांकि इसके पहले भी हमने आपको सूचना दे दी थी। आज दोबारा से मैं इसको आपको सूचना दे रहा हूं कि दरअसल डिकोड एग्जाम की तरफ से आरओ एआरओ वाले अभ्यर्थियों के लिए एक खास प्रोग्राम डिजाइन किया गया है, यानी कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम चलाया जा रहा था उसी को अब वीडियो फॉर्म में चलाया जा रहा है और टारगेट बिहाफ पे आपको चीजें दी जाएंगी और उसके आधार पर आपको उसका सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज आदि दिया जाएगा। क्या कुछ इस प्रोग्राम में रहेगा और इस प्रोग्राम से आपको क्या कुछ फायदा मिलेगा, आइए हम इसको देखते हैं और आप लोग फिर इसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो वर्तमान ट्रेंड आपका है इस समय उसको पिक करना ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो ऐसे में जो प्रेजेंट टाइम का जो ट्रेंड है उसके अकॉर्डिंग दरअसल क्या किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है अति संभावित प्रश्न और उनकी क्या की जाएगी, आपको व्याख्यात्मक उसका हल दिया जाएगा। इसके अलावा टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज डेली टारगेट फॉर रिवीजन, यानी कि आपको 3 टाइम्स कंप्लीट इसका रिवीजन किया जाएगा, आपको टारगेट दिया जाएगा और उसके टारगेट की बिहाफ पे आपको जो है उसका प्रैक्टिस कराई जाएगी। 4000 प्रश्नों का क्या होगा, डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। ये अपने आप में क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। यानी कि अगर आप 4000 बहुविकल्पीय प्रश्नों से अगर आप गुजर जाओगे एक बार तो निश्चित तौर पर आपको क्या होगा, फायदा मिलेगा। इसके अलावा 15 फुल सिलेबस जो है टेस्ट आपको मिलेगा, जिसमें 3000 क्वेश्चन मिलेंगे आपको और इसमें आपको विथ डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस दिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से आपको सॉल्यूशन उसका क्या किया जाएगा, व्याख्यात्मक रूप में दिया जाएगा और उसकी पीडीएफ फाइल भी आपको क्या की जाएगी, प्रोवाइड की जाएगी। तो ये भी आपके लिए क्या है, अच्छी बात है। और सबसे बड़ी बात कि दरअसल ये जो क्वेश्चंस होंगे ये क्या होंगे, बेसिकली ये बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो यानी कि अगर आप इतने प्रश्नों से एक बार गुजर जाओगे तो निश्चित तौर पर आपको जो है क्या होगा, फायदा होगा। ध्यान रखिएगा, थ्योरी पढ़ने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो क्या होती है, टेस्ट सीरीज होती है। और यानी कि एक तरीके से पीवाईक्यूज और प्लस टेस्ट सीरीज का जो बहुविकल्पीय जो चीजें होती हैं उसको आपको करनी होती है। तो ये प्रोग्राम आपके लिए दरअसल क्या है, बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो संस्थान का नंबर दिया गया है, आप उस पर क्या करिएगा, समीक्षा अधिकारी परीक्षा हेतु क्या करिएगा, ये आप लोग क्या करिएगा कि आप लोग वीडियो टेस्ट लिख करके क्या लिखना है, आपको व्हाट्सएप करना है। वीडियो टेस्ट लिख करके आपको व्हाट्सएप करना है किस नंबर पर, 9506742546 या फिर आपको मैसेज करना है किस पे, 6307495944 पर आपको क्या करना है, व्हाट्सएप करना है और आपको प्रोग्राम से जोड़ दिया जाएगा जो भी वहां पर चीजें होंगी। तो डिटेल्स जानकारी के लिए आप ऐसा करें, वहां पर आपको सारी सूचनाएं दे दी जाएंगी। तो ये आपको छोटी सी सूचना देनी थी। आई थिंक आपको ये चीज अच्छी लगी होगी, आप इसको ज्वाइन करिएगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग डेली करंट अफेयर्स को क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं फटाफट। तो हाल ही में अपशिष्ट प्रबंधन में विफलता हेतु एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा किस राज्य सरकार पर जुर्माना लगाया गया है, तो पंजाब सरकार पर लगाया गया था अपशिष्ट जो प्रबंधन होता है उसके लिए। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में शान नामक तूफान किस देश में आया था, तो वो आया था भाई साहब जापान में। और वर्ष 2024 का सबसे खतरनाक जो है तूफान जो है ये शान था इस वर्ष का जापान के लिए। इसके अलावा हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है, तो सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जिसको हम लोग बीपीआरडी बोलते हैं का मुख्यालय कहां पर है, तो वो है आपका नई दिल्ली में। इसके अलावा अनुभव पुरस्कार समारोह का आयोजन कहां पर किया जाएगा,
तो ये किया जाएगा भाई साहब आपका नई दिल्ली में। इसके अलावा कूनो नेशनल पार्क अवस्थित है मध्य प्रदेश में, और ये चर्चाओं में क्यों रहा है इसको हमने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा प्रोजेक्ट नमन को लॉन्च किया गया है। इसका संबंध किससे है? तो सैनिकों और पेंशन भोगियों की सहायता के लिए, यानी कि जो लोग जो क्या हैं पेंशन पा रहे हैं और जो सैनिक है उनके लिए दरअसल इस योजना को क्या किया गया है, लॉन्च किया गया, यानी कि उनमें कई प्रकार की उनको सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वधावन बंदरगाह का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो वो किया गया है महाराष्ट्र में। यह भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, याद रखिएगा। चलिए, और बंदरगाह से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, तो प्रमुख बंदरगाह और उनकी अवस्थिति और वो किस नदी पर स्थित हैं, ये आप लोग टारगेट क्या करिएगा करके लिख लीजिएगा। यानी कि अगर मैं टास्क की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं, अगर मैं टास्क की बात करता हूं तो आप लोग तुरंत जो है क्या करिएगा, प्रमुख बांध क्या करिएगा, आप लोग क्या रेडी कर लीजिएगा, क्या प्रमुख जो बांध हैं, प्रमुख बांध और उनकी क्या, उनकी अवस्थिति एंड अवस्थिति, यानी कि वो कहां पर और किस नदी पर क्या हैं बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को क्या करना है, रेडी कर लेना है। इसके अलावा लास्ट डे हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आप लोगों ने सही बताया, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में दरअसल राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया जाता है। चलो अब हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने? पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा नेपाल के किस नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर दरअसल घोषित किया गया है और एशिया का वो दूसरा शहर हो जाएगा? तो ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सिद्धगंगा, काठमांडू, धूलीखेल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धूलीखेल। क्या धूलीखेल दरअसल क्या है, नेपाल का पहला नगर पालिका शहर हो गया है जो कि नेपाल का क्या है, सबसे स्वच्छतम शहर है। ठीक है, तो आइए इसकी व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा नेपाल के धूलीखेल नगर पालिका को नेपाल का पहला स्वस्थ शहर घोषित कर दिया किया है। किसने घोषित किया है? WHO ने। इसके अलावा एशिया का ये क्या हो जाएगा, दूसरा सबसे स्वस्थ शहर भी ये हो जाएगा। ये भी अपने आप में नेपाल के लिए क्या है, एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अगर बात करते कुछ अन्य फैक्ट की, तो सार्क का मुख्यालय कहां पर है भाई साहब? कई बार आपके एग्जाम पूछा जाता है। तो सार्क का जो मुख्यालय है वो सार्क का मुख्यालय नेपाल में है, याद रखिएगा। इसके अलावा हाल ही में नेपाल द्वारा पोखरा को अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में जो है क्या है, उसे बनाया गया है या उसे चुना गया है। तो यह भी फैक्ट आपके लिए क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। यानी कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दरअसल पोखरा को जो है नेपाल ने अपनी पर्यटन राजधानी के रूप में क्या किया है, विकसित किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है, अब बात करते हैं थोड़ा सा WHO के बारे में, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। तो उसका स्थापना वर्ष क्या है? 1948 अर्थात 1948। मुख्यालय कहां पर भाई साहब? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष कहां पर हैं? टेड्रोस अधनाम क्या है, इसके अध्यक्ष हैं। मैंने कई बार कहा है, मैं फिर से उस बात को दोहरा देता हूं कि जितने भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन होते हैं उनकी स्थापना वर्ष, ठीक है, उनका मुख्यालय और उनके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, बात स्विट्जरलैंड की हो रही भाई साहब, तो नौकरी चाकरी कर लो, पैसा सब खूब कमा लो, फिर स्विट्जरलैंड घूमने जाना। तो जिसके मुख्यालय की बात आप लोग करते हो वहां पर घूमने भी जा सकते हो, लेकिन कब होगा? जब आप ईमानदारी से पढ़ाई करोगे। नहीं तो फिर लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली, इलाहाबाद घूम के रह जाओगे, जीवन खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं जा पाओगे। इसलिए पढ़ो लिखो, मेहनत करो, फिर विश्व स्तर पर क्या करो, घूमो फिरो, वहां पर क्या होगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, एक लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी कहां और जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहां। यानी कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां और जिंदगी गर कुछ रही तो फिर नौजवानी कहां। यानी कि ये अभी आपकी यंगेस्ट एज है, यहीं पर आप जो है खेल कूद सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो स्थल हैं उन पर आप जो है उनका दौरा कर सकते हैं, उन पर घूम सकते हैं। ठीक है, ये अभी पॉसिबल है। और इन स्थलों का दौरा करने पर यानी कि घूमने पर आपको बहुत सारी जानकारियां एकत्रित होती हैं और आपका माइंडसेट भी क्या होता है, चेंज होता है। जैसे अगर आप पश्चिमी देशों की यात्रा करेंगे तो वहां की स्वच्छता को देख करके, वहां के मैनेजमेंट को देख करके आपके अंदर बहुत ज्यादा क्या होगा, मोटिवेशन आएगा।
और जब आप भारत जैसे देश में आओगे, अपने जैसे देश में आओगे, तो जो चिप्स खा करके आप रैपर फेंक देते हो सड़क पर ना, या पान की पीक खा करके जो बच्चे से थूकते हो, वो नहीं करोगे यहां पर आकर के, ठीक है? क्योंकि आपके मन में एक भावना आएगी कि यार बताओ पश्चिमी जो कंट्रीज है इस मामले में कितनी बेहतर हैं हमसे, ठीक है? तो वो सब चीजें आपके अंदर क्या होती हैं, डेवलप होती हैं, ठीक है? वहां के संस्कृति, कला, परंपराओं को देखने का मौका मिलता है और उसके अलावा जो है बहुत कुछ अन्य चीजें भी वहां पर देखने और समझने को मिलती है, जिससे आपका जो मानसिक जो विकास होगा वो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है? तो घूमे फिरिए, लेकिन ये पॉसिबल कब होगा, जब मेहनत करके पढ़ाई करोगे तब। गुटर गुटर देखते रहोगे, टाइम पास करते रहोगे, इंस्टा खेलते रहोगे, फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? याद रख लेना इस बात को। चलो सेकंड क्वेश्चन है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है भाई साहब? तो वो है आपका क्या, वो हो जाएगा आपका, जरा देखो ऑप्शन, समुद्र प्रताप या नागराज या ब्रह्मशस्त्र या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का। देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, ठीक है? और इसको लगा लो भाई साहब तुरंत आप लोग क्या टिक। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, उसका नाम है समुद्र प्रताप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नाउ एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका हम लोग फटाफट। तो भारत के पहले प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम समुद्र प्रताप है। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा 29 अगस्त को इसे क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है, और इसे स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह भी अपने आप में क्या भाई साहब बड़ी उपलब्धि है, और इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विकसित किया गया है। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसा भी पूछ लेता है कि कोई खास जो है मिसाइल बनाई गई है, कुछ खास जो है चीजें बनाई गई हैं, तो उसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है। तो इसको याद रखिएगा। तो जो आप जो है समुद्र में जो तेल रिसाव वगैरह होता है आप लोग देखते होंगे, उसको क्या करेगा, ये कम करेगा ये, ठीक है? चलो नेक्स्ट है, हाल ही में शी बॉक्स पोर्टल को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब आप कहेंगे कि सर सी बॉक्स क्या है? सी बॉक्स अपने आप में महिला बाल एवं विकास मंत्रालय ने जो जारी किया है, इसमें क्या होता है कि जो महिलाओं का जो कार्यस्थल होता है वहां पर जो उनका यौन उत्पीड़न होता है, उस यौन उत्पीड़न की शिकायत के लिए दरअसल इस सी बॉक्स का क्या किया गया है, इस सी बॉक्स को लॉन्च किया गया है। यानी कि महिलाएं अपने खिलाफ हो रहे यौन उत्पीड़न के खिलाफ दरअसल क्या कर सकती हैं, शिकायत दर्ज करा सकती हैं, और उनकी जानकारी दरअसल क्या रखी जाएगी, गोपनीय रखी जाएगी, और उस पर दरअसल क्या किया जाएगा, एक्शन किया जाएगा। तो जितनी फीमेल्स हैं, अगर आप जॉब करती हैं, ऐसा कुछ है, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी वेबसाइट है, इसकी साइट पर आप लोग जाइएगा, वहां पर अपनी शिकायत को आप क्या कर सकती हैं, दर्ज करा सकती हैं, और आपके शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया जाएगा। तो अपने आप में क्या है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा, ठीक है? और एक बात और, शिकायत की अगर बात आ गई है तो यहां पर एक बात महिलाओं से या फीमेल से मेरी पर्सनली में कहना चाहूंगा कि कभी किसी बात को लेकर डरिएगा नहीं, अपने आप को मजबूत बनाइए। आपके अंदर असीम शक्ति है, अगर आप चाह लेंगी तो आपके साथ कोई कुछ भी गलत नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने आत्मविश्वास को हमेशा मजबूत करके रखिए, कहीं किसी मोड़ पर डरने की आपको आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो सेम वही पॉइंट जो हमने आपको जस्ट अभी बताया कि हाल ही में शी बॉक्स पोर्टल को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया है, जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है। और क्या है इसका मकसद, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न होने पर दरअसल वो इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चक्रवात आसना के कारण किस राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया? तो वो जारी किया गया कहां पर, गुजरात, असम, केरल या उत्तर प्रदेश में? तो वो जारी किया गया दरअसल गुजरात सरकार ने हाई अलर्ट जारी किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या के अंदर का सेम वही पॉइंट कि हाल ही में चक्रवात आसना के कारण गुजरात राज्य में हाई अलर्ट जारी किया गया, और इस चक्रवात का नामकरण बेसिकली किसने किया, पाकिस्तान ने किया। और पाकिस्तान से एक बड़ी मजेदार बात याद आ गई, और वो ये कि अभी हाल ही में पाकिस्तान ने बुलावा दिया है, बुलावा भेजा है किसको, आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, कि भाई साहब आओ हमारे यहाँ पे। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक दिलचस्प खबर है अपने आप में, ठीक है? याद रखिएगा। अन्य फैक्टों की अगर बात करते हैं तो गुजरात की राजधानी क्या है भाई साहब, गांधीनगर है, और गुजरात के राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। और भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। गुजरात की नहीं, गुजरात के कर दिया, गुजरात के गांधीनगर में किया गया था। तो ये भी क्या है, कुछ फैक्ट हैं जो आपको क्या करने हैं, रेडी करने हैं। चलो आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में किन 2 देशों की यात्रा पर थे या यात्रा पर फिर जाएंगे? ठीक है, तो आपके देश आपके सामने लिखे गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन ब्रुनेई और सिंगापुर की यात्रा पर जाएंगे वो, या फिर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के, या फिर रूस और जापान के, या फिर नेपाल और भूटान के। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि आपके देश के क्या है, पीएम है, वो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर कहां जाएंगे? 2 देशों की यात्रा करेंगे। और कौन से वो 2 देश हैं? वो 2 देश हैं आपके ब्रुनेई और सिंगापुर। तो आइए इसके बारे में हम लोग फैक्ट देखते हैं फटाफट। ठीक है, तो पहला पॉइंट सेम वही जो हमने आपको बताया कि ब्रुनेई और सिंगापुर देशों की यात्रा करेंगे सितंबर के प्रथम सप्ताह में। और ब्रुनेई के अगर सुल्तान की बात करें तो ब्रुनेई के सुल्तान कौन है? हाजी असनल बोलकिया हैं। और यह यात्रा भारत और ब्रुनेई के बीच राजनयिक संबंधों की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भारत और ब्रुनेई के राजनीतिक संबंधों के कौन सी वर्षगांठ मना रहे हैं? तो यह हो रही है 40वीं वर्षगांठ, और इसी के उपलक्ष्य में ब्रुनेई की यात्रा पर जाएंगे कौन? पीएम मोदी। इसके अलावा अगर बात करते हैं सिंगापुर के प्रधानमंत्री की, तो वो कौन है? सिंगापुर के जो पीएम है वो है लॉरेंस वोंग हैं। ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव, क्या 4 देश भारत, श्रीलंका, मॉरिशस और मालदीव ने क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए घोषणा पत्र और समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। और इन समझौता ज्ञापनों पर आपको बताना है कि इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कहां पर किया गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। पहला ऑप्शन है कोलंबो में, नई दिल्ली में, मालदीव में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कोलंबो में। दरअसल कहां पर? कोलंबो में। ठीक है, चलो व्याख्या देखते हैं इसकी। 4 देश है इसमें, ठीक है, कौन कौन से? देखिए अभी आगे, भारत, मालदीव और कौन सा? भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका ने हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। इसके अलावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? वो हैं आपके अजीत डोभाल। और मालदीव, मॉरिशस तथा श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने चारों सदस्य देशों की ओर से कोलंबो में आयोजित एक समारोह में इन दस्तावेजों पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। यानी कि जो हिंद महासागर की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि ये चारों देश जो क्या हैं, इसी के इर्द गिर्द हैं, तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि हिंद महासागर में क्या हो, सामरिक दृष्टिकोण से क्या हो, हम मजबूत स्थिति में रहें। और इसी सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने के लिए इन 4 देशों ने क्या किया है? कोलंबो में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया है। और हिंद महासागर की महत्ता निश्चित तौर पर भारत के लिए बहुत ही क्या है? इंपॉर्टेंट है। और हिंद महासागर में भारत अपनी मजबूती को दिन पर दिन क्या है? बढ़ाता हुआ जा रहा है। यह भी आपको याद रखना है। तो आपके मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि हिंद महासागर की महत्ता क्या है भारत के दृष्टिकोण से, या जो इन 4 देशों ने जो अभी हस्ताक्षर किए हैं इससे हिंद महासागर की सुरक्षा पर क्या कुछ जो है फायदा मिलेगा इसका। तो कुछ ऐसा प्रश्न भी आपके एग्जाम में पेपर सेकंड में IR में पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 1 सितंबर से, या मनाया गया इस वर्ष 2024 में, कुछ भी कर लिख लीजिए गया। ठीक है, तो 1 सितंबर से 30 सितंबर, या 1 सितंबर से 20 सितंबर, या 1 अगस्त से 30 अगस्त, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर 2024 के मध्य में क्या है? अभी पोषण सप्ताह, मासिक पोषण जो है, ये राष्ट्रीय पोषण माह जो है क्या हो रहा है? मनाया जा रहा है। और ये प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय पोषण माह प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 30 सितंबर के मध्य में मनाया जाता है। और वर्ष 2024 में अगर बात करें तो ये 7वां राष्ट्रीय पोषण माह जो है, राष्ट्रीय पोषण जो है ये मनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। कौन से नंबर का? 7वें नंबर का। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए वर्ष 2024 में जो राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है वो कौन सा संस्करण है? तो आप कहेंगे 7वें नंबर का। ठीक है, थीम की बात करते हैं तो सही पोषण देश रोशन के नाम से इसकी थीम है। हालांकि अन्य कई और थीमों पर यह दरअसल मनाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन मुख्य थीम क्या है? सही पोषण और देश रोशन।
इसके अलावा इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, तो यह भी आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा उद्देश्य की बात करते हैं तो कुपोषण से निपटने के प्रयासों में और तेजी लाना, और कुपोषण आप लोग को पता होगा कि अपने आप में क्या है, एक बड़ी संकट के रूप में इसको देखा जाता है। तो कुपोषण से निपटने के लिए ही दरअसल इसको जो है मनाया जाता है, इस कार्यक्रम को, राष्ट्रीय पोषण माह को, और ये 1 महीने तक लगातार चलता है, यानी कि 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के मध्य में ये चलता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन है? ऑप्शन नंबर ए है आपके सामने, शेषमपट्टी शिवलिंगम, या राजन जी महाराज, या बिरजू प्रसाद, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दरअसल जो ये आपका संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है, इसे दरअसल शेषमपट्टी शिवलिंगम को दरअसल दिया गया है। और आइए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन हैं, और इन्होंने ही मुंबई में जाने माने नादस्वरम वादक, कौन है ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ शेषमपट्टी शिवलिंगम का संबंध किससे है? तो वो क्या है? नादस्वरम वादक हैं वो। तो नादस्वरम वादक शेषमपट्टी शिवलिंगम को संगीत कला विभूषण लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। और आयोजनकर्ता कौन है? तो भाई साहब जो आयोजन करता है वो कौन है? श्री षणमुखानंद ललित कला एवं संगीत सभा, ये कौन है? आयोजन करता है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान दरअसल जो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? राधाकृष्णन है। उन्होंने 50 युवा नादस्वरम वादकों को 1-1 लाख रुपए की क्या की है? छात्रवृत्ति भी प्रदान की है। यह छात्रवृत्ति दरअसल संगीत वाद्य यंत्रों के संरक्षण और वादकों की सहायता के लिए दी जाती है, ताकि जो है इस धरोहर को क्या किया जाए? संजोया जा सके, यानी कि ये जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप में कभी खत्म ना हो। तो प्रोत्साहन के लिए दरअसल 1-1 लाख रुपए का जो है पुरस्कार इनको प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आज आपके लिए प्रश्न है, प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी कटोरा के रूप में जाना जाता है? और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। आई थिंक आप दूसरी तीसरी क्लास में ही पढ़ते होंगे, लेकिन कई बार कंफ्यूजन में गलत हो जाता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो भारत को, क्यूबा को, हवाई द्वीप को, या फिर रूस को? बताइए फटाफट इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि इसका उत्तर आप लोग ज्यादा से ज्यादा देंगे। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर क्या करिएगा, बताइएगा। चलो अब आते हैं आज के मुख्य परीक्षा पर। आपको टिप्पणी लिखनी है, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। एक टिप्पणी लिखनी है आपको एनजीटी पर, जिसको राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण बोलते हैं, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। और दूसरी टिप्पणी लिखनी है जो 3 नए आपराधिक कानून अभी हाल ही में पारित हुए थे, उनको शॉर्ट फॉर्म में जो है आपको लिखना है कि क्या क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं। ठीक है, तो ये 2 टिप्पणी आपको लिखनी है, और ये आपके लिए क्या है भाई साहब? इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। डेली मॉर्निंग में आप लोग करंट अफेयर्स देखना ना भूलिएगा। और जो अभी हमने 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक का जो करंट अफेयर्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म में करा दिया है, उसको भी आप लोग दरअसल क्या करिएगा, देख लीजिएगा। 2, 3, 4 या वीडियो नीचे पड़ा होगा वो। ठीक है, लिखा है 1 अगस्त टू 31 अगस्त 2024। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई समस्या हो, कोई दिक्कत हो, आप लोग मुझसे जरूर बोलिएगा। ठीक है, बाकी मेरी बहुत सारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।